हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है हर बार की तरह फिर से आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। आज हम यहाँ पर आयुर्वेद के जो प्रयोजन हैं या फिर आप आयुर्वेद के जो उद्देश्य जो पढ़ते हैं इनके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। किसी भी एग्जाम में अगर जो आपसे आयुर्वेद के प्रयोजन पूछे जाएं या फिर आयुर्वेद के उद्देश्य पूछे जाएं तो जिनके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं वही आपको वहाँ पर देना है, उन्हीं की आपको वहाँ पर व्याख्या करनी है। तो इसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। इससे पूर्व मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूं कि चैनल पर आप सभी को इसी प्रकार से काफ़ी सारी अन्य वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाती हैं। इससे पूर्व हम योग के लगभग सभी ग्रंथों को लगभग 350 से 400 वीडियोज हम यहाँ पर आपको दे चुके हैं। योग के जितने भी ग्रंथ हैं, आप चाहे एमए कर रहे हैं योग से या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब वीडियोज आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं। आप चैनल पर आकर के इनको देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। इससे पूर्व भी हमने यहाँ पर आयुर्वेद के बारे में यहाँ पर चर्चा की है, जहाँ पर कि हमने आयुर्वेद के आचार्यों के बारे में चर्चा की है और इतना ही नहीं, हमने स्वास्थ्य के बारे में वहाँ पर चर्चा की थी। 2-3 लेक्चर हम इससे पूर्व आप सभी को यहाँ पर दे चुके हैं और कुछ यहाँ पर और भी यहाँ पर बाकी हैं जिनको कि हम आगे कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आज हम यहाँ पर आयुर्वेद के प्रयोजनों के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अगर जो आप लोग इच्छुक हैं तो लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप यहाँ पर देखते हैं, जब हम आयुर्वेद का इससे पूर्व मैंने आप लोगों को बताया था, स्वास्थ्य के बारे में बताया था, आयुर्वेद की परिभाषा इत्यादि मैंने आप सभी को यहाँ पर बताई थी। तो यहाँ पर लिखने में यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। आयुर्वेद का अर्थ एवं परिभाषा यहाँ पर है। यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में जब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, आचार्य सुश्रुत के अनुसार जब हम स्वास्थ्य की परिभाषा करते हैं, वहाँ पर स्वास्थ्य देखते हैं तो क्या है ये हमें यहाँ पर देखना है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आचार्य सुश्रुत ने कहा है, समदोष समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते। अर्थात जिस व्यक्ति के दोष धातु अग्नि मल क्रिया इत्यादि सम हो, साथ ही साथ इंद्रिय मन और आत्मा प्रसन्न हो, वही व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन आज हम यहाँ पर आयुर्वेद को फिर से यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पर इसको फिर से यहाँ पर रिपीट किया है। साथ ही साथ जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो आयुर्वेद है, अगर जो हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो इससे पूर्व हमें आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद जो शब्द है इसका तात्पर्य हमें याद होना चाहिए। तो मैंने आपको इसको पहले भी बताया था कि जो आयुर्वेद का जो अर्थ है वह 2 शब्दों से मिलकर के बना है। आयुर्वेद कौन सा है? एक आयु है और एक वेद है, जिसका तात्पर्य होता है आयुर्वेद। वेद का तात्पर्य होता है ज्ञान, आयु तथा जीवन। तो जीवन का ज्ञान जहाँ पर हमें मालूम पड़े, जिस शास्त्र में पढ़ने को मिले, वह आयुर्वेद शास्त्र है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर बताया है और इसके ऊपर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगर जो आपने पूर्व की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। आज का जो लेक्चर है आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम आयुर्वेद का उद्देश्य अर्थात प्रयोजन के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपको यहाँ पर अब यहाँ पर ध्यान देना है। सर्वप्रथम हम यहाँ पर आचार्य चरक के अनुसार यहाँ पर देखने वाले हैं। आचार्य चरक ने जो आयुर्वेद है उसके उद्देश्य के बारे में क्या कहा है, उसके प्रयोजन के बारे में क्या कहा है। तो यहाँ पर हमें एक सूत्र कहें या फिर एक श्लोक कहें, यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है। वह है प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण मातुरस्य विकार प्रशमनम च। मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। जो छात्र पहले यहाँ पर चैनल पर आए होंगे तो उनको यहाँ पर पढ़ने में दिक्कत होगी, मुझे मालूम है। कुछ का बैकग्राउंड संस्कृत नहीं होता है तो उनको थोड़ा दिक्कत आती है। मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण मातुरस्य विकार प्रशमनम च, जो कि चरक सूत्र का है। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसका रेफरेंस भी मैंने आपको यहाँ पर दिया है। किसी भी एग्जाम में जब आप लिखते हैं, जब आप वहाँ पर देते हैं तो आपको रेफरेंस लिखना जरूर होता है, आपको आवश्यक होता है और मैं आपको देता भी हूँ। जो कुछ मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ सबका रेफरेंस मैं आपको यहाँ पर देता भी हूँ। अब इसका जो तात्पर्य है वह तात्पर्य हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अर्थात इस आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा व्याधि पीड़ित मनुष्य के रोग का शमन करना है। आपको ध्यान देना है।
आचार्य चरक ने जो आयुर्वेद का जो उद्देश्य जो बताया है या फिर जो प्रयोजन जो बताया है वो दो हैं। कौन कौन से हैं? एक है आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन क्या है? स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना। ध्यान देना है आपको, क्या है? स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा व्याधि पीड़ित मनुष्य के रोग का शमन करना। यह आचार्य चरक ने आयुर्वेद का उद्देश्य अर्थात प्रयोजन कहा है। दो प्रयोजन हैं, आप यहां पर समझ चुके हैं। दूसरा भी हम यहां पर देख लेते हैं, आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या है, इसको भी हम यहां पर देख लेते हैं। उसके पश्चात हम यहां पर दोनों को यहां पर अच्छे ढंग से यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। आचार्य सुश्रुत के अनुसार है, इह खल्वायुर्वेद प्रयोजनम व्याध्युपसृष्टानाम व्याधि परिमोक्षः स्वस्थस्य रक्षणम च। ये आपको सुश्रुत सूक्त में आपको पढ़ने को मिलता है। फिर से यहां पर रिपीट कर देता हूं, यह खल्वायुर्वेद प्रयोजनम व्याध्युपसृष्टानाम व्याधि परिमोक्षः स्वस्थस्य रक्षणम च। यह आपको यहाँ पर पढ़ना आना चाहिए। अब इसका तात्पर्य क्या है तो ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो इसका तात्पर्य है, अर्थात आयुर्वेद का प्रयोजन व्याधि से पीड़ित मनुष्यों को व्याधि से मुक्त करना तथा स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। देखो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर जो सूत्र आप यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वह चेंज हो गए हैं, लेकिन दोनों का प्रयोजन सिर्फ एक ही है। दोनों का कहने का तात्पर्य सिर्फ एक ही है। क्या है कि जो व्याधि से पीड़ित जो मनुष्य हैं उनकी पीड़ा दूर करना और जो व्यक्ति जो स्वस्थ हैं उनको स्वस्थ बनाए रखना, ये आयुर्वेद के यहाँ पर प्रयोजन है, जो कि आपने आचार्य सुश्रुत के अनुसार और आचार्य चरक के अनुसार, दोनों के अनुसार आपने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि आपने आचार्य चरक के अनुसार यहाँ पर पढ़ा था, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब इसका तात्पर्य क्या है? जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि दो चीजें हमारे सम्मुख यहाँ पर हैं। क्या है? स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना। अब यहाँ पर स्वस्थ कौन है, आप यहाँ पर समझे। वैसे तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि कहा गया है कि समुदोष समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। जिससे कि दोष धातु मल क्रियाएं इत्यादि क्या है? सम है। जिसका मन इंद्रिय और आत्मा प्रसन्न है वह व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। लेकिन स्वस्थ तो कहलाता है जिसके ये सारी चीजें सम हों, लेकिन व्यक्ति स्वस्थ बनेगा कब, व्यक्ति स्वस्थ होगा कब, ये भी तो हमें यहाँ पर जानना होगा। तो व्यक्ति स्वस्थ कब होगा ये आपको यहाँ पर जानना आवश्यक है। तो अगर हम आयुर्वेद के अनुसार देखें कि व्यक्ति स्वस्थ कब होगा, तो आपको यहाँ पर समझना है, जिस व्यक्ति की दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या और जिसका आहार व्यवहार, जिसको कि आहार विहार कहते हैं, जिसका सही हो, निश्चित रूप से स्वस्थ हो, वही व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। आपको यहाँ पर समझना है। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आचार्य चरक ने कहा है या फिर आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना, जो व्यक्ति रोग से पीड़ित है उसके रोग को दूर करना। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि स्वस्थ व्यक्ति कौन है। तो स्वस्थ अर्थात जिसकी दोष धातु मल इत्यादि, जैसे कि मैंने आपको पूर्व में कहा था, जिसके सम हो वह व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। लेकिन स्वस्थ तो कहलाता है, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति होता कब है? तो आयुर्वेद के अनुसार, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति स्वस्थ तभी होता है, और आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति स्वस्थ वही होता है जिसकी दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या और साथ ही साथ जिसका आहार विहार जिसका सही हो, वही व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। तो दिनचर्या में सभी चीजें आ जाती हैं। रात्रिचर्या में जो हम रात्रि में जो कुछ भी कार्य इत्यादि करें वो उसके अंतर्गत आ जाती हैं। ऋतुचर्या, जो ऋतु के अनुसार जो हम कुछ कार्य करते हैं वो, वैसे तो मैं आपको इन सभी के बारे में अलग अलग वहाँ पर डीप यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। अगर जो आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप ये देख पाएंगे, अगर जो नहीं जुड़े हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप आगे ये सब कुछ यहाँ पर पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है, मैं आपको यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझा चुका हूँ कि जिस व्यक्ति की दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या और जिसका आहार विहार जिसका सही हो, वही व्यक्ति स्वस्थ होता है। और स्वस्थ
किसे कहते हैं तो वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया है। तो जो पुरुष स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, उसकी जो दिनचर्या है, उसकी जो रात्रिचर्या है, उसकी जो ऋतुचर्या है, उसका जो आहार विहार है, उसको अच्छे ढंग से बनाए रखना। क्योंकि जिस व्यक्ति की ये सब चीज़ें सही होंगी तो वही व्यक्ति आगे तक या फिर वही व्यक्ति दीर्घायु हो सकता है, वही व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है। तो जो व्यक्ति ऐसा जो जीवन जी रहा है, जो व्यक्ति स्वस्थ है, उसके ये सभी चीज़ों पर ध्यान देना, ये सभी चीज़ों को उसका बनाए रखना, ऐसा जो होता है तो उस व्यक्ति की जो पुरुष जो स्वस्थ है, इसके द्वारा वह पुरुष और अधिक स्वस्थ रह सकता है, दीर्घायु तक, अंतकाल तक वह स्वस्थ रह सकता है। तो इसका तात्पर्य यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है। हो सकता है कि लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन मैंने बार बार रिपीट करके आपको समझाया है, क्योंकि कुछ तो चैनल पर ऐसे होते हैं जिनको जो पढ़े होते हैं, जिन्होंने इसको पहले भी पढ़ा है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि पहली बार चैनल पर आए हैं, जो कि पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं। तो उनके लिए मैंने यहाँ पर रिपीट किया है। आशा है आप यहाँ पर समझ पाए होंगे। तो आप यहाँ पर प्रथम को यहाँ पर समझ चुके हैं। अब क्या है, तथा व्याधि पीड़ित मनुष्यों के रोग का शमन करना। अब शरीर में व्याधियां उत्पन्न हो गई, या फिर जिस व्यक्ति के शरीर में व्याधियां उत्पन्न हैं, तो व्याधियां आयुर्वेद के अनुसार तो वही है कि वात पित्त कफ में कोई कमी या फिर अधिकता, जिसको कि आयुर्वेद के अनुसार कहते हैं कि विषमता। अगर जो इनमें कोई भी अगर जो विषमता आती है तो व्यक्ति कैसा होता है, रोग ग्रसित हो जाता है, व्याधियों से पीड़ित हो जाता है। या फिर जिसकी दोष धातु मल तीनों में से कोई भी अगर जो सम नहीं है, वह व्यक्ति कैसा हो जाता है, व्याधि पीड़ित हो जाता है, उसको अनेकानेक व्याधियां घेर लेती हैं। तो यहाँ पर एक आयुर्वेद का यह भी प्रयोजन है कि जो व्यक्ति जो पीड़ित है, जो व्याधियों से जो ग्रसित है, उसके रोग को निवारण करना, उसके जो रोग हैं उनका निवारण करना। तो उन रोगों का निवारण कब हो पाएगा, उन रोगों का निवारण तभी हो पाएगा जब हम पूर्व में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अपनी दिनचर्या सुधारें, अपनी रात्रिचर्या सुधारें, अपनी ऋतुचर्या सुधारें, आहार विहार सुधारें। जब हम ये सब सुधारेंगे तो उसके पश्चात हमारी जो सप्त धातुएं हैं ये सम होंगी, जो दोष हैं, त्रिदोष हैं, वो सम हो पाएंगे। जो धातुएं हैं या फिर जो अग्नियां हैं, 13 प्रकार की जो अग्नियां हैं वो सम हो पाएंगी। मैंने जितने भी आपको बताए हैं ये सब मैं आपको पहले भी चैनल पर बता चुका हूं। अगर जो आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर के देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसा जो जीवन जीने वाला व्यक्ति होगा उसकी ये सब चीजें सम हो जाएंगी। साथ ही साथ उसकी इंद्रियां प्रसन्न होने लगेंगी, मन प्रसन्न होगा, आत्मा प्रसन्न होगा। वेदांत के अनुसार तो आत्मा प्रसन्न है ही, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार यहाँ पर बता रहे हैं। तो आपको यहाँ पर समझना है, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा, ऐसा जो जीवन जीने वाला होगा, उसके रोगों यानी कि जो व्याधि जो पीड़ित है उसके रोग के निवारण उसका पूर्ण रूप से यहाँ पर हो पाएगा। तो ये आयुर्वेद के यहाँ पर मुख्य 2 प्रयोजन थे जो कि मैं आपको अच्छे ढंग से यहाँ पर समझा चुका हूँ। व्यवहारिक दृष्टि से मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, साथ ही साथ जो शास्त्रीय दृष्टि है जो कि आपको एग्जाम में लिखना है, अगर जो आता है तो आपको इस प्रकार से लिख लेना है। तो आप यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ चुके हैं। आचार्य चरक के अनुसार मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार यहाँ पर बता दिया है, और दोनों का तात्पर्य क्या है, पीड़ित मनुष्यों की व्याधि से मुक्त करना कैसे हम कर सकते हैं ये मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करना कैसे हम कर सकते हैं ये आपको यहाँ पर बता चुके हैं। आशा है आप यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ पाए होंगे। यहाँ पर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक लेक्चर के अंत में हम यहाँ पर कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज यहाँ पर देते हैं, जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि आपने जो ये लेक्चर है अच्छे ढंग से यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखा है। तो कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज हैं जिनके आंसर आपको यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में यहाँ पर भेजने हैं। प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से आयुर्वेद के मुख्य उद्देश्यों की संख्या है। मैंने आपको पूर्व में ही कहा था कि उद्देश्य हो चाहे प्रयोजन हो, किसी भी एग्जाम में अगर जो आपसे पूछा जाता है तो आपको दोनों चीजें एक ही लिखनी है। तो उद्देश्य अर्थात प्रयोजन कितने हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो जो भी आपका सही आंसर होगा वो आपको यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। वैसे मैं इसको आपको अच्छे ढंग से यहाँ पर बता चुका हूँ। दूसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं अश्विनी कुमार, धन्वंतरी, ब्रह्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर जो आप चैनल पर दूसरा पार्ट यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि आज का जो पार्ट था वो 3 था,
सेकंड पार्ट अगर जो आप देखेंगे तो आप इसको अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। मैंने वहाँ पर अच्छे ढंग से आप सभी को यहाँ पर समझाया है। तो यहाँ पर आयुर्वेद के देवता क्या हैं, कौन हैं, अश्विनी कुमार हैं, धन्वंतरी हैं, ब्रह्मा हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपको यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में यहाँ पर भेजना है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से व्याधि शब्द का मुख्य तात्पर्य है शारीरिक रोग, मानसिक रोग, उपर्युक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो व्याधि शब्द का तात्पर्य क्या है, ये आपको यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर छांटना है, यहाँ पर आपको देना है। आयुर्वेद में भी आपको व्याधि आदि के बारे में पढ़ने को मिलता है और योग वासिष्ठ में भी आपको पढ़ने को मिलता है। योग वासिष्ठ में मैं आपको अच्छे ढंग से यहाँ पर इसको समझा चुका हूँ। तो जो भी इसका सही आंसर है वो आपको यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में यहाँ पर भेजना है। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं, जो लोग चैनल पर नए हैं उनको बता दें कि चैनल पर इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज के लगभग 10 से 12 ग्रंथों की हम यहाँ पर प्रश्नोत्तरी सीरीज यहाँ पर आपको दे चुके हैं। एक में आपको 500 प्लस MCQs मिल जाते हैं, एक में आपको 1000 प्लस MCQ मिल जाते हैं। दोनों ई बुक फॉर्मेट में हैं। अगर जो आप इनको परचेस करना चाहते हैं तो इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से अधिक जानकारी वहां पर ले सकते हैं। चौथा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से आयुर्वेद के प्रयोजनों की संख्या की है आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने, उपर्युक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न फिर से यहाँ पर रिपीट कर देता हूं, निम्नलिखित में से आयुर्वेद के प्रयोजनों की व्याख्या की है किसने, आचार्य चरक ने, या फिर आचार्य सुश्रुत ने, या फिर उपर्युक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आप आसानी से यहाँ पर आंसर दे पाएंगे। जो भी आपके आंसर यहाँ पर होंगे उनको हम यहाँ पर कमेंट बॉक्स में यहाँ पर रीड करने वाले हैं। आशा है आज का लेक्चर आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। आप यहाँ पर कुछ नया यहाँ पर समझ पाए होंगे, कुछ नया यहाँ पर आप सीख पाए होंगे। आप इसी प्रकार से फिर से यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फिर से अगर जो आप इसी प्रकार से अन्य एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल पर आकर के इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ नया यहाँ पर सीख सकते हैं। काफ़ी सारे लेक्चर आपको यहाँ पर चैनल पर पहले ही यहाँ पर दे दिए जा चुके हैं। साथ ही साथ मैं उन सभी को यहाँ पर बता दूं कि जो योग के किसी भी एग्जाम की खास करके तैयारी करना चाहते हैं, अगर जो आप चैनल पर मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर प्रेस करेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ प्लान यहाँ पर नजर आ जाएंगे। अगर जो आप इच्छुक हों तो इनमें से कोई भी प्लान यहाँ पर ले सकते हैं। आशा है आज का लेक्चर आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। फिर से एक इसी प्रकार से आयुर्वेद या फिर अन्य किसी एक लेक्चर के साथ में आप सभी से यहाँ पर मुलाकात होगी, उसको हम यहाँ पर लेकर के आने वाले हैं। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।